हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंशना क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं FAG02 के यूनिट 1 ब्लॉक 1 का यूनिट 1 राइटिंग पैराग्राफ। ओके, नेम द एलिमेंट्स विच गो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ की ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं पैराग्राफ राइट करने में। फर्स्ट है टॉपिक सेंटेंस। जो पैराग्राफ का टॉपिक होता है उसको हम टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, कि हमने किस तरह से पैराग्राफ को किसी भी टॉपिक को डिफाइन किया गया है या डेवलप किया गया है, वो किसी भी पैराग्राफ में मेजर रोल प्ले करता है। थर्ड है कनेक्शन बिटवीन द सेंटेंसेस। जो अलग अलग सेंटेंसेस है उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। द यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का कैसे यूज़ किया जाता है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाती है, जो किसी भी प्लेस या पर्सन को डिफाइन करती है। जैसे कि मोर एवर मतलब इससे ज़्यादा, या फिर देयरफॉर इसकी वजह से। तो ये जो सब जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती है, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। वट इज टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। A paragraph is a piece of writing which is unified by a central controlling idea or a theme. This idea or theme is called the topic of the paragraph. It is sometimes expressed at some places in the paragraph by one sentence, which is usually called the topic sentence. This topic sentence may be a statement, a generalization, or a problem. This sentence is most frequently found at the beginning of the paragraph, but can sometimes come at the end or even in the middle of the paragraph. Very often there may not be a topic sentence at all, but it may be implied within the paragraph. जो एक पैराग्राफ है वो किसी आइडिया पे या सेंट्रल थीम पे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम पैराग्राफ लिख रहे हैं गार्बेज पे, तो या फिर पैराग्राफ लिख रहे हैं सेव चाइल्ड पे, लिख रहे सेव गर्ल्स पे लिख रहे हैं। तो सेव गर्ल्स में एक आइडिया है कि गर्ल्स को सेव करना है, तो इसी टॉपिक के अराउंड वो पैराग्राफ रहेगा। ओके, तो वो जो थीम है, जिस टॉपिक पे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं टॉपिक सेंटेंस। इसी तरह जो कई पैराग्राफ होते हैं उसमें टॉपिक सेंटेंस शुरुआत में ही दिया जा सकता है, या कई पैराग्राफ होते हैं जिसमें टॉपिक सेंटेंस शुरुआत में ना होके बीच में होता है, मतलब पैराग्राफ के मिडल में होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि हम किसी भी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस लिखते ही नहीं है, लेकिन वो जो आइडिया होता है उसके बारे में हम लिखते चले जाते हैं। ओके, वट इज कोहेरेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ अ पैराग्राफ। कोहेरेंस का क्या मतलब है किसी भी पैराग्राफ में। एन इफेक्टिव पैराग्राफ रिक्वायर्स मोर देन वन टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। इट मस्ट ऑल्सो बी कोहेरेंट। इन अ कोहेरेंट पैराग्राफ द राइटर टेक्स द रीडर्स लॉजिकली एंड स्मूथली फ्रॉम वन आइडिया टू नेक्स्ट। अब जो कोहेरेंस है वो दो वर्ड्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। कोहेरेंस, अब को मतलब साथ साथ और चलने वाला सेंटेंस मीन्स, मान लीजिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको किसी भी एक टॉपिक के बारे में, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, लेकिन वो जो दोनों टॉपिक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में रिलेटेड है, तो वो कोहेरेंट है। मीन्स लॉजिकली कैसे किस पैराग्राफ में कैसे लिखना है वो कोहेरेंस के थ्रू आता है। मान लीजिए आप किसी भी पैराग्राफ में एक स्मार्टफोन के बारे में आप लिख रहे हैं, तो पहले तो आप स्मार्टफोन के मतलब फीचर्स के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद एडवांटेजेस के बारे में बताएंगे, फिर डिसएडवांटेजेस के बारे में बताएंगे, फिर उसकी लिमिटेशंस के बारे में या फिर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर बाद में जो है आपकी लास्ट लाइन आती है कि जो मोबाइल का यूज़ है और उसको हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो एक कोहेरेंस हो गया। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आपने मोबाइल फ़ोन के डिसएडवांटेजेस बताए, फिर एडवांटेजेस बताए, फिर डेफिनेशन बताई, तो इससे तो कोई कोहेरेंस बनता नहीं है। या फिर आप मान लीजिए आपने मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया, फिर आप कार के बारे में लिखने लगे, तो ये लॉजिकली इक्वल नहीं है। तो कोहेरेंस में क्या होता है कि जो राइटर है वो किसी भी रीडर को लॉजिकली और स्मूथली एक आइडिया से नेक्स्ट आइडिया तक लेके जाता है। What are the transitional devices in context of a paragraph? पैराग्राफ में transitional devices क्या होती है? Another technique which brings about coherence in a paragraph is the use of transitional devices between sentences. Means किसी भी पैराग्राफ में coherence को maintain करने के लिए हम transitional devices का use करते हैं। These are words or phrases that help a writer move smoothly from one sentence to the next and show the logical relationship between the sentences. जो coherence ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती है, कोहेरेंस में हेल्प करती है और एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जाने में हेल्प कर सकते हैं। ये कोई भी वर्ड भी हो सकता है या कोई फ्रेज भी हो सकता है। ओके,
Transitional devices are like signposts in a paragraph. They enable us to follow the writer's line of thought by showing us how one sentence relates to the another. Transitional device को हम signposts भी बोल सकते हैं किसी भी पैराग्राफ का, मीन्स एक डायरेक्शन शो करता है जिससे कि हम एक थॉट से दूसरे थॉट तक जा सके या रिलेट कर सके. एग्जाम्पल द वर्ड्स और फ्रेजेस फर्स्ट, सेकेंडली, मोर एवर, मोस्ट. मतलब जैसे कि अभी हमने कोई बात की पहले, फिर उसके बाद, फिर उससे भी ज़्यादा या फिर सबसे ज़्यादा, तो ये जो है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करते हैं. जैसे मान लो द मेन फीचर्स ऑफ दिस, मान लीजिए हम किसी एनिमल के फीचर्स के बारे में, एनिमल के जो है गुणों के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो उसमें हम उसका फर्स्ट इज दे आर मतलब कॉस्मोपॉलिटन, वो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं. एंड जो सेकेंडली दे आर लिव, दे कैन सी इन डार्क. एंड मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियल फीचर ऑफ दिस एनिमल इज दैट दे आर वेरी गुड फॉर नेचर. तो इस तरह से ये जो है ना ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं. टू एक्सप्रेस रिजल्ट, मतलब ट्रांजिशनल डिवाइस को हम किसी भी चीज़ का रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसली, देन, हैंस. जैसे कि हम मैथमेटिक्स में या कहीं पे भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, देयरफॉर इसकी वजह से ये हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर हमें ये रिजल्ट मिला, कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, दस यानी कि उसकी वजह से, हैंस इस वजह से. तो ये सारे जो है रिजल्ट एक्सप्रेस होते हैं. टू गिव एग्जाम्पल यूज़ करने के लिए भी हम जो है ट्रांजिशनल डिवाइस का यूज़ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो हमने हमेशा ही सुना है इंग्लिश में, फॉर इंस्टेंस, स्पेसिफिशियली, एज एन इलस्ट्रेशन. तो ये सब जो है एग्जाम्पल गिविंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस है. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, टू एक्सप्रेस कंपैरिजन, मतलब दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए हम जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ करते सकते हैं. जैसे सिमिलरली मीन्स जो एनिमल्स है, सारे वेजिटेरियन एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स जो है वो घास खाते हैं या फिर प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं. तो सिमिलरली जो है गाय भी वही खाना खाती है जो हर्बीवोरस खाते हैं. सिमिलरली मतलब दोनों चीज़ें एक जैसा ही कार्य करती है. नेक्स्ट हमारे पास है लाइकवाइज, मतलब एक दूसरे जैसा. ठीक है. टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, मतलब दो चीज़ों में भिन्नताएं शो करने के लिए, डिफरेंसेस शो करने के लिए हम जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं. बट लेकिन मतलब मान लीजिए हम कोई बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं अपना जैसे मान लो कोई बच्चा कह रहा है हाँ ठीक है मैं अपना होमवर्क कर लूँगा, लेकिन यानी कि बट मुझे इसके बदले में जो है मुझे टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए. तो वो जो बट है ना वहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइस का यूज़, ट्रांजिशन है, मीन्स लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो सिर्फ उसने बट में शो कर दिया. बट येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेसनेस, ऑन द अदर हैंड, ये सब जो है कंट्रास्टिंग जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस है. टू एक्सप्रेस एडिशन को ऐड करने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं. मोर एवर, फर्दर मोर, ऑल्सो, टू, बिसाइड्स, इन एडिशन. ओके. टू इंडिकेट टाइम को इंडिकेट करने के लिए भी हम ट्रांजिशनल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं. जैसे नाउ, लेटर, मीनवाइल, सिंस, देन, आफ्टर दैट, बिफोर दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल जैसे नाउ आई एम एबल टू कंप्लीट माई टास्क बाय माई ओन, मतलब अब मैं अपना सारा काम अपने आप कर सकता हूँ. लेटर ऑन आई विल डू दिस. तो ये सब जो है ट्रांजिशनल डिवाइस है. टू एक्सप्रेस सीक्वेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम ट्रांजिशनल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन, नेक्स्ट, फाइनली. जैसे हम लिखते हैं ना पैराग्राफ में, देन इट हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. तो ये जो है एक ट्रांजिशनल डिवाइस है. वट आर द मेथड ऑफ पैराग्राफ, हाउ द मेथड्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज. हम पैराग्राफ डेवलपमेंट के मेथड को किस तरह से डिवाइड करते हैं. द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट कैन बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ टू ब्रॉड कैटेगरीज. फर्स्ट, दोज विच स्टे स्ट्रिक्टली विद इन द स्कोप ऑफ द टॉपिक. एग्जाम्पल, illustration, description, definition and cause and effect. Second, techniques which involves a second topic. Example, comparison and contrast. ओके. तो इसमें क्या पैराग्राफ्स में दो तरह की कैटेगरीज होती है. एक जिसमें स्पेसिफिकली एक ही टॉपिक के बारे में लिखा जाए, उसके अलावा दूसरे टॉपिक का ना तो हम एग्जाम्पल लेंगे ना हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे. ओके. सेकंड क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट में ही मान लीजिए जैसे कि हम जो है गाय के बारे में लिख रहे हैं तो गाय के ही बारे में लिखेंगे, काऊ के ही जो है गुणों के बारे में लिखेंगे, लेकिन गाय की जगह हम शेर के बारे में नहीं लिखने वाले हैं. तो ये जो है इलस्ट्रेशन है किसी भी, जैसे मान लीजिए हम बायो में टॉपिक पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं.
जिन टॉपिक्स में हम पर्टिकुलरली एक ही चीज़ का इलस्ट्रेशन कर रहे हैं या एक ही चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं या किसी डेफिनेशन में सिर्फ उसी जो हमारा टॉपिक है उसी के बारे में हम डिफाइनिंग करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्कोप के अंदर ही हम काम करेंगे, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। ओके, सेकंड में क्या होता है, टेक्निक्स विच इन्वॉल्व्स अ सेकंड टॉपिक, एग्जांपल कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। मींस वो पैराग्राफ जिसमें हम कंपैरिजन या कंट्रास्ट करके दो चीज़ों के बारे में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में एक साथ बात करते हैं, वो होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स के बारे में लिखना है, तो उसमें हम जो है दो मोबाइल फ़ोन को कंपेयर करके पहले दोनों के डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि फर्स्ट मोबाइल में ये फीचर्स है, सेकंड मोबाइल में ये फीचर्स है, और फिर उन फीचर्स को कंपेयर करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कौन सा मोबाइल फ़ोन अच्छा है। ओके, what things we need to keep in mind when we are giving examples in the paragraph development। किसी भी पैराग्राफ को डेवलप करते वक्त जो हम एग्जाम्पल्स देते हैं उस समय हमें क्या क्या बात अपने माइंड में रखनी चाहिए। When giving examples to support your topic sentence, keep in mind that there should be enough examples to support your point. Each example should be logically related to your main idea. Each example should be developed with interesting details. The example should represent a reasonable cross section of the groups you are dealing with. Means जब हम example देते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ एक example से काम नहीं चलने वाला। जितने भी examples है पहले हमने उनको लिस्ट कर लेना है, फिर उनको मतलब प्रायोरिटी वाइज हमें उनको अरेंज करके शो करना है रीडर को। ओके, ईच एग्जाम्पल शुड बी लॉजिकली रिलेटेड टू योर मेन आइडिया। मीन्स अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के कंटेक्स्ट में जैसे हम रैम या रोम की बात कर रहे हैं, कितने GB रोम है या कितने जैसे मान लीजिए 464 रैम है या रोम है, तो उसके कंटेक्स्ट में ही हम बात करेंगे। ये नहीं कि हम जो है कंपेयर कर रहे एग्जाम्पल बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की, लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं लैपटॉप का या फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी अदर चीज़ का, कंप्यूटर का। नो, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी चीज़ के एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। ओके, ईच एग्जाम्पल शुड बी डेवलप्ड विद द इंटरेस्टिंग डिटेल्स। मतलब जो एग्जाम्पल है उसमें इंटरेस्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए। मीन्स जो मेन फीचर्स है, मान लीजिए हम किसी हर्बीवोरस एनिमल की बात कर रहे हैं तो हर्बीवोरस एनिमल बहुत सारे होते हैं। ओके, लेकिन हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये जो हर्बीवोरस है एनिमल है ये गाय ये जो है चारा खाता है और ये मेनली यहाँ पे पाया जाता है, तो ये एक एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लीजिए काउज है, वो जो है फील्ड्स में जाके खेतों में जाके चरती हैं या फिर उनको घर पे भी चारा दे सकते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है। ओके, तो हम जो है एग्जाम्पल स्पेसिफिशियली दे सकते हैं। The example should represent a reasonable cross section of the group you are dealing with। Means जो example है वो उसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होना चाहिए जिसके लिए हम देना चाहते हैं, ना कि अदर। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, काव को दे रहे हैं, तो काव का जो क्रॉस सेक्शन ग्रुप है वो क्या है, बकरी है या फिर कोई अदर बफेलो है, तो उसका हम दे सकते हैं एग्जाम्पल। लेकिन काव की बजाय हम चिड़िया का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते ना हर्बीवोरस एनिमल्स में, तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। वट आर द डिस्क्रिप्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। मतलब जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल्स के बारे में बताया, अब सेकेंड है डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल और डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एग्जाम्पल मतलब जो पॉइंट्स जो सिमिलर होते हैं किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके, डिस्क्रिप्शन यानी कि किसी भी चीज़ को एलोबरेट करना, डिस्क्राइब करना। सिंस डिस्क्रिप्शंस आर कंसर्न्ड विद डिटेल, द लार्जर and more precise your vocabulary, the better your descriptive writing will be. The following items usually includes in descriptive writing: place, position, direction. Second, measurement, weight, size, volume, distance. Third, shapes and patterns. Fourth, colors and textures. फिफ्थ, मटेरियल एंड सब्सटेंसेस। जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है उसमें हमें डिटेल में लिखना होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी हमारी होगी उतना ज़्यादा हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। ओके, तो जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है इसमें मेनली 5 चीज़ें इंक्लूडेड होती है। पहला, प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन। मीन्स मान लीजिए हम कोई भी राइटिंग कर रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसमें हम स्टोरी में सबसे पहले तो जो हमारे मतलब मेन जो मेंबर्स है स्टोरी की, जो हमारे जिनके बारे में हम स्टोरी लिख रहे हैं, तो उनकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। जैसे कि आप कभी आपने स्टोरी सुनी हो छोटे बच्चों की, तो उसमें जो है एक बच्चा है वो गांव में पढ़ता है और वो स्कूल जाता है, या फिर कोई भी स्टोरी आपने सुनी होगी, तो पहले से जो बच्चा होता है उसका मतलब बताया जाता है कि वो रहता कहाँ है, प्लेस, फिर उसकी पोजीशन, मतलब उस वहाँ पे उसका क्या रोल है, वो एक बच्चा है तो वो एक किड है, तो उसकी पोजीशन क्या, फैमिली में सबसे छोटा है, वो उसकी पोजीशन है। या फिर डायरेक्शन, कि वो किस तरह से स्कूल जाता है, तो इस तरह से डायरेक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस तरह की डिस्क्रिप्शंस यूज़ करते हैं। सेकंड है
मेजरमेंट्स मीन्स मतलब जितनी हाइट है, वेट है या साइज है किसी भी चीज़ का, उसको डिफाइन करना। थर्ड है शेप्स एंड पैटर्न्स, जैसे मान लो कभी आप स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है हिज थिन फेस या वाइड फेस, इस तरह से, या फिर थिन नैरो लेन, इस तरह से आपने कभी पढ़ा हो कभी फ्रेज कोई, तो उसमें क्या है वो उसकी शेप या पैटर्न को शो करते हैं इस तरह की राइटिंग्स। थर्ड है कलर्स एंड टेक्सचर, मतलब जैसे मान लो हम कोई किसी फूड के बारे में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की गई है या पैराग्राफ लिखा गया है, तो उसके बारे में उसका कलर बताया जाता है कि द फूड इज लुकिंग सो गुड बाय इट्स कलर एंड टेक्सचर एज बिकॉज ऑफ स्मूथ क्रीम इट इज लुकिंग वेरी गुड, इस तरह से जो है डिफाइन किया जाता है, तो ये कलर या टेक्सचर के बारे में बताता है। थर्ड है मटेरियल एंड सब्सटेंसेस, मटेरियल को किस तरह से शो किया जा सकता है या सब्सटेंसेस के बारे में डिस्क्राइब करना। What things should we keep in mind while writing a description, मीन्स जब हम किसी भी पैराग्राफ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं, मतलब किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। When we write a descriptive description, the following things should be keep in mind. First, begin the general appearance, मतलब सबसे पहले हमें जो है जनरल अपीयरेंस जो है से शुरू करना होता है। Select such physical detail as will support the description of general appearance as you have given in your फर्स्ट सेंटेंस, मीन्स जो आपने पहले सेंटेंस में जो उसकी जनरल अपीयरेंस को शो किया उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो है आपको वो डिटेल्स, फिजिकल डिटेल्स अपने पैराग्राफ में पुट करनी है। डिस्क्राइब ईच ऑब्जेक्ट बाय गिविंग अ कैरेक्टरिस्टिक सच एज साइज, कलर, डिजाइन, वेट एंड मटेरियल। हर एक ऑब्जेक्ट को हम साइज, कलर या डिजाइन के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन सम डिस्क्रिप्शन स्पेशली ऑफ सीन्स एंड लैंडस्केप अरेंज योर डिटेल्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर सच एज नियर टू फार, हाई टू लो, लेफ्ट to right etc. Some of the words used indicate position are, मतलब जैसे मान लो हम लैंडस्केप के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम मनाली गए घूमने या फिर हम कश्मीर गए या कहीं अदर जगह गए, तो हिल स्टेशन पे गए तो वहाँ पे हमें हिमालय के बारे में लिखना है, किसी और मतलब माउंटेन के बारे में लिखना है, तो हम बात करेंगे कि हम जहाँ पे थे फ्रॉम आवर लेफ्ट देयर वाज अ हिल, देयर वाज सो मच फॉग एंड इन द राइट देयर इज अ बर्ड चिरपिंग और अदर थिंग्स। मीन्स हम जो है ना एक सेंटर से लेके लेफ्ट टू राइट, फार टू नियर या फिर हाई टू लो, लेफ्ट टू राइट एक्सेट्रा, इन सब वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह की पोजीशन इंडिकेट करने के लिए, ताकि जो रीडर है उसके माइंड में एक मैप बनता चला जाए कि जो राइटर है वो क्या बात कहना चाह रहा है। टू द राइट, टू द लेफ्ट, इन द सेंटर, नेक्स्ट टू, अलोंग द साइड, अक्रॉस, टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अबव, बिलो, अपोजिट, बिटवीन, बियॉन्ड, अंडर, ओवर, ऑन द ईस्टर्न एंड, अलोंग साइड, बीनीथ, सराउंडिंग, ये सब डिस्क्रिप्शंस है किसी भी प्लेस की डिटेल्स के लिए। What need to keep in mind while developing topic which is supported by reasons or causes, मतलब हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो किस तरह से लिखे जिसमें वो रीजन या फिर कोज से सपोर्ट किया जा सके। When developing a topic which is supported by reasons or causes, remember to make it clear whether you are dealing with an immediate cause or an earlier cause, as a direct cause or indirect cause। मतलब हम किसी cause के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे soil erosion के बारे में बात कर रहे हैं। soil erosion में क्या होता है कि जो मिट्टी की मतलब फर्टाइल सोइल होती है वो हट जाती है वहाँ से, जिसकी वजह से वो जो लैंड है वो बैरन हो जाता है, बंजर हो जाता है, जिसपे जो फूड प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाते। तो जो सोइल इरोजन है वो एज अ रिजल्ट है, मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट है या किसी चीज़ का इफेक्ट है, ओके, और उससे कुछ ना कुछ हो रहा है, कॉज कर रहा है वो, तो उसके लिए हमें पहले ये डिफाइन करना होगा कि सोइल इरोजन हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है, ओके, या फिर किसी चीज़ का इनडायरेक्ट वो असर पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें हमें पहले डिफाइन करनी होगी कोज एंड इफेक्ट वाले डिस्क्रिप्शन में। टू कंसिडर मल्टीपल कोसेस, मतलब हमें मल्टीपल कोसेस को चेक करना है कि सोइल इरोजन का सिर्फ यही रीज़न है कि जो सोइल है वो हटती जा रही है या फिर कुछ और भी रीज़न है, जैसे कि केमिकल्स है, केमिकल्स की वजह से जो सोइल है वो बैरन हो सकती है, ओके। टू अकाउंट फॉर ऑल द लिंक्स इन द सीक्वेंस ऑफ कोसेस, मतलब हर एक कोर्स को हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। टू राइट अबाउट ऑल द कोसेस और रीजन विद डिटेल्स, हर एक कोर्स या फिर रीजन को हमें डिस्क्राइबली नोट डाउन करना है। हाउ द इफेक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ, मीन्स किसी भी चीज़ का इफेक्ट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वही पैराग्राफ डेवलप करते हुए, ओके। मतलब मान लीजिए कि हम बात करें जंक फूड में, जंक फूड में हमें उसके इफेक्ट शो करने कि बच्चों पे वो क्या इफेक्ट जो है जंक फूड डाल रहा है, तो उसके जो इफेक्ट्स है वो मतलब सेम एज कॉज और कॉजेज़ के या फिर रीजंस की तरह हम लिख सकते हैं, जैसे कि जो जंक फूड है उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। अब वो हार्मफुल इफेक्ट्स के किस वजह
वजह से हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जंक फूड है, जंक फूड से बच्चों की जो है मेमोरी में शार्पनेस कम हो रही है। उस मेमोरी में शार्पनेस कम क्यों हो रही है? क्योंकि जो जंक फूड में है कैलोरीज ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है, लेकिन जो एनर्जी या फिर जो विटामिन या जो न्यूट्रिएंट्स बच्चे के शरीर को चाहिए होते हैं वो नहीं है। ओके, जिससे कि उनका जो डेवलपमेंट है उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, या रीजन जो है उसमें इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमें किसके बारे में लिखना था? इफेक्ट के बारे में। तो हमने जो इफेक्ट का रीजन है, मेन रीजन निकाल लिया और उसको हमने कंस्ट्रक्टिव वे में लिखना है। इफेक्ट्स और consequences can be handled in much the same way as reasons or causes, but now the main idea is regarded as causing the consequences discussed in the rest of the paragraph. The paragraph may deal with only a single effect or refer to the several effects. Means हमने ये इफेक्ट शो किया था कि बच्चों के माइंड पे असर पड़ रहा है। ओके, इसके अलावा और भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे उनकी हेल्थ पे जो है डेवलपमेंट पे इशू इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस उनकी ईटिंग हैबिट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस उनकी जो बिहेवियर है उन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स हो गए, एक इफेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर बहुत सारे इफेक्ट भी लिख सकते हैं। इफ सेवरल consequences आर लिस्टेड, मीन बहुत सारे consequences जो है हमने लिस्ट कर लिए। वन मस्ट बी केयरफुल डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेजर एंड द माइनर वंस। अब इन सब में से मेजर कॉन्सिक्वेंस कौन सा है कि उनके माइंड पे इफेक्ट पड़ रहा है या फिर उनकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो सब में से एक मेजर हमें कॉन्सिक्वेंस निकालना होगा जो कि हेडिंग में रहता है। हाउ टू डिफाइन अ वर्ड इन अ पैराग्राफ, मतलब किसी भी पैराग्राफ में एक वर्ड को कैसे डिफाइन करें। द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन अ टर्म इज बाय गिविंग अ सिनोनिम और प्लेसिंग द वर्ड इन अ जनरल क्लास एंड देन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स इन दैट क्लास। मीन्स किसी भी वर्ड को हमें डिफाइन करना है, जैसे हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एनिमल्स हु ईट प्लांट्स, तो एक तरह का सिनोनिम हो गया। तो मतलब किसी भी वर्ड को डिफाइन करने के लिए उसके सिनोनिम को हम यूज कर सकते हैं या जनरल क्लास में उसको डाल के कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड सम डज नॉट। द एनिमल्स हु ईट प्लांट्स आर हर्बीवोरस। तो एक तरह से हमने दो चीज़ों के बारे में लिखा, एक जो प्लांट खाते हैं और जो प्लांट बेस्ड फूड नहीं खाते, और जो प्लांट बेस्ड खाते हैं उनको कंपेयर करके हमने नाम दे दिया हर्बीवोरस। ओके, व्हाट आर रिलेटिव क्लॉज? और रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? ठीक है, relative clause behaves like adjectives because they qualify nouns. relative clauses जो होते हैं वो adjective की तरह वर्क करते हैं जो कि एक noun की specifications के बारे में बता सके। relative clause are of two type, defining and non defining. relative clause जो होते हैं वो दो तरह के, फर्स्ट डिफाइनिंग और सेकंड नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्या होते हैं? defining clauses defining and non-defining according to their function. The defining clause are called defining clauses because they define or specify the noun which they qualify. मतलब किसी भी noun की जिसको वो qualify या define कर रहे हैं उसकी specifications के बारे में बताते हैं। They form an essential part of a sentence as it remains logically incomplete if this additional information is not provided. A defining relative clause is never separated from the noun it qualifies by the comma. मतलब जो relative clause होते हैं वो एक part होते हैं sentence का, means अगर वो नहीं लिखे जाएंगे या उनका यूज नहीं किया जाएगा तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह सकती है। जैसे कि अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है वो मतलब प्रोनाउन से यूज किए जा सकते हैं। दैट, विच, हुम, हुज। दैट में रेफर टू पर्सन और थिंग्स, मतलब जैसे उसका, वो, किसका, हु, कौन, हुम या फिर कैसे। तो ये जो है ना ये रिलेटिव क्लोज है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। मतलब दैट पर्सन इज सो गुड, सो दैट जो है वो एक डिफाइनिंग क्लोज है, या ही इज सो गुड, राइट। बट हम ही की जगह दैट यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो एक क्वालिफाई कर रहा है उस नाउन को, राइट। तो ये एक रिलेटिव क्लोज है। जैसे विच वन इज अ गुड रीडर इन दिस क्लास। ओके, इस तरह से हु आर यू, मतलब आप कौन है, राइट। या हम उससे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, लेकिन हमने पूछा हु आर यू। ओके, हुम यानी कि किसका है, हुज, राइट। तो हम ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कह सकते हैं इनको। द possessive and object forms of to, who, are, whose and whom or who. whom and which may be preceded by preposition about whom, of which। मतलब इसके पहले हम एक preposition को भी यूज कर सकते हैं about whom यानी कि किसके बारे में, या of which यानी कि किसका। ओके, ये वीडियो यही खत्म होती है।